आज की एक हैरत अंगेज और तशवीशनाक खबर देते हैं। ज़िया तनोली जो डेली मेल उर्दू के लिए लिखते हैं, अब डेली मेल उर्दू अपने ज़राए से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत में एक आला सतही कमेटी बनी है जो इस बात पर गौर कर रही है कि खादम हुसैन रिजवी, जी हाँ, जो फाउंडर थे टीएलपी के, तहरीक लब्बैक के, उनकी कब्र जो मुल्तान रोड पर वाक़या है, एक मस्जिद है उसके अहाते में या उसके साथ ही उनकी कब्र है, वहाँ से उनकी कब्र को मुंतकिल कर दिया जाए या अटक के किसी दूर दराज इलाके में या राजनपुर के किसी दूर दराज इलाके में। अब ये बहुत ही हैरान कुन किस्म की खबर है क्योंकि नॉर्मली इस तरह का वाक़या हमने पहले नहीं सुन रखा कि रियासत किसी की कब्र को मुंतकिल कर दे। हाँ, ये तो ज़रूर होता है कि लोग कई दफ़ा अमानतन अपना जस्दे खाकी किसी का दफन करते हैं और बाद में उसे जिस मकाम पर लेके जाना चाहते होते हैं वहाँ पर मुंतकिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह काम अब रियासत करना चाह रही है। करना क्यों चाह रही है? 19 नवंबर के इर्द गिर्द जो सालाना उर्स है खादिम हुसैन रिजवी साहब का, वो आ रहा है और ख़्याल ये किया जा रहा है कि उस उर्स पर, क्योंकि ये जो मस्जिद है उनकी और ये जो उनकी कब्र है ये मुल्तान रोड पर है, लाहौर शहर के अंदर है, वहाँ पर फिर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हर साल होती है। उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आपको पता ही है इस वक्त जो पंजाब हुकूमत की हालत है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मरियम साहबा कहाँ गायब हैं। एक दिन वो इस्लामाबाद में नज़र आईं, जलवागर हुई, उसके अलावा वो जाती उमरा से नहीं निकल रही। जाती उमरा के भी अंदर एक ख़ास कंपाउंड है जिसमें से वो बाहर नहीं निकल रही। जो उनके मुलाजमीन हैं उनसे उनका इंटरेक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो आपको वो भी बताते हैं, लेकिन पहले ये खबर जो कि बहुत ही तशवीशनाक है क्योंकि इसका ज़ाहिर है क्या इसकी रैमिफिकेशंस होती हैं। वैसे तो तहरीक लब्बैक ने किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट, बल्कि आवाज़ ही नहीं आई पूरे पंजाब से कहीं से भी कि तहरीक लब्बैक कहीं पर थी भी या नहीं। जुल्म तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन मस्जिदों के मेंबर से और बहुत सारी जगहों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आवाज़ उठेगी और कुछ नहीं तो वो गायबाना नमाज जनाजा ही होंगे उन तमाम लोगों के जो वहाँ पर मारे गए। वो कहते हैं ना, जो तारीक राहों में मारे गए, तो हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम उनके गायबाना नमाज जनाजा या उसके बारे में कोई बयान, कोई खिताब उन मस्जिदों के मेंबर से उलमा हज़रात, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस रिलीज़, कोई फतवा, कोई चीज़ जारी करेंगे। चलें, फतवा मैं ये नहीं कह रहा रियासत के ख़िलाफ़, लेकिन कोई ऐसी चीज़ कि जिनकी लाशें नहीं भी मिल रही उन्हें शहीदों का दर्जा दे देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। बाहर से हम बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुल्म पर बात कर रही है या कुछ सहाफ़ी बात कर रहे हैं, बाकी आपको मुकम्मल सन्नाटा जो है वो नज़र आ रहा है। अब जो सूरत हाल है उसमें लग रहा है कि अगर ये काम पंजाब हुकूमत ने करने का ठान लिया, जो कि पंजाब हुकूमत नहीं, आप सबको पता है कि पीछे कौन है। पंजाब हुकूमत को तो इस्तेमाल किया जाएगा इस सारे काम के लिए आगे लाकर, और इसीलिए कहा गया कि कमेटी बनाई गई। अब अगर इस कब्र को शिफ्ट करना है तो फैसला तो पहले ही हो चुका होगा जनरल्स के लेवल पर, और जो सेक्टर कमांडर हैं उन्होंने कह दिया होगा कि आप ये काम करें, और अब फिर पंजाब हुकूमत में तो किसी न किसी को सामने लगाएंगे और फिर ये काम कर डालेंगे। अगर उन्होंने ये ठान ली है तो मैं ये आपको अभी से बता देता हूं कि तहरीक लब्बैक की तरफ से किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है? जमात तो बहुत पुरतशद्दद लगती थी, खूनख्वार लगती थी, बहुत डंडे सोटे वाली लगती थी, लेकिन थी पली हुई नर्सरी में। जी हाँ, क्योंकि ये जमात बनाई ही आईएसआई ने थी, इस्तेमाल ही हर बार आईएसआई ने की। और अब तो हम ये नहीं कह रहे, अब तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये ड्रॉप साइट भी इसके ऊपर अपने जो भी उनके पास सबूत हैं, कागजात हैं, उसके साथ स्टोरी कर चुके हैं कि ये वाला जो एहतजाज था ये भी आईएसआई ने ही इनसे शुरू करवाया था। तो वर्कर आर्म जो है टीएलपी का, जाहिर है उसके तो अपने जज्बात, अपना लगाव, उसकी अपनी ईमानदारी सब कुछ होगी, हम उस पर डाउट नहीं करते, ना हम उसकी कोई तौहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आने वाले वक्त में जो होना है वो बताने की कोशिश करेंगे ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या है। तो जैसे जमात इस्लामी का जो वर्कर है वो अपने कॉज के साथ ऑनेस्ट है, जो भी वो समझता है, ऐसे ही टीएलपी का जो वर्कर है वो भी अपने कॉज के साथ, जो आम वर्कर है वो तो सच्चे तरीके से अपने दिल में से पूरी ईमानदारी से उस कॉज के साथ जुड़ा होगा और जुड़ा हुआ होना चाहिए भी किसी भी जमात का वर्कर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल मसला होता है ऊपर लीडरशिप का। जैसे जमात इस्लामी की इस वक्त की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर मिलिट्री जनरल्स के साथ कंप्रोमाइज़ है, इसी तरीके से टीएलपी की तो खैर बुनियाद ही कंप्रोमाइज़ थी और पूरा सफ़र ही कंप्रोमाइज़ था। तो अब जिन्होंने इनको बनाया था, जिनके पास इनका रिमोट कंट्रोल था, उनको तो पता था कि कहाँ से कितना रिस्पॉन्स आना है। अगर आप देखें साद रिजवी और उनके भाई की ना गिरफ्तारी अभी तक दिखाई गई, ऐलान किया गया था जुमे तक शायद उनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। जुमा छोड़ें, अब अगला हफ्ता शुरू हो गया है, ना उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, ना किसी को पता है वो कहाँ है। जब तक अपने पूरे मकासद अचीव नहीं कर लेंगे उनको नहीं छोड़ेंगे। दो वजूहात, क्या उन्होंने बाहर निकल के कुछ करना है? कुछ नहीं। अगर साद रिजवी को भी आज रिहा कर दें, वो भी अच्छे बच्चे बनकर घर बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो तो बेचारे वहाँ कंटेनर से भी बार बार इल्तिजा कर रहे थे, माओं के दूध का वास्ता दे रहे थे कि हमें छोड़ दें। उन्हें पता चल गया था कि वो इस्तेमाल हो गए, वो तो सस्ती अदाकारी उनसे ये करवाते थे और वो करते थे। अभी छोटे बच्चे हैं, मैट्रिक पास हैं,
तालीम भी नहीं है, कोई ट्रेनिंग भी नहीं है उनको, इन्होंने हुकूमतों को कंट्रोल गिराने बनाने के चक्कर में उनके हाथ में ये तशद्दुद का अंसर दिया हुआ था। ज़ाहिर है जब हम कहते हैं किसने दिया था तो वो जर्नल्स है। अब उनसे ये ले लिया इन्होंने, क्योंकि अब सदर ट्रंप के सामने जो चीज़ प्रूव करनी थी कि हमने देखें जो नाम लेता है वहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ हम उसको ठोक देते हैं, और वो करके उन्होंने अब दूसरी वजह ये कि अगर साद रिजवी को छोड़ दें इस मौके पर तो उसे कोई ना कोई एहतजाज भी करना पड़ेगा, या मैंने आपको बताया कि वो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उन पर तनकीद तो आएगी। तो अभी वो गायब है, फेस सेविंग तो है ना, जब कोई छुप जाए तो उसके पास फेस सेविंग है, आगे पीछे हो जाए, कहीं नज़र ना आ रहा हो, भरे वो आराम से बैठा हो कहीं पर, उसके बाद फेस सेविंग है कि जी मैं तो उस वक्त आपके सामने, मुझे तो पकड़ा हुआ था, मैं तो गायब था। तो बहुत सारे लोग तो जेन्युइनली गायब होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानबूझकर भी गायब हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, उसमें उनकी अपनी मर्जी भी शामिल होती है, क्योंकि उससे फिर वो बहुत सारे काम जो उनको करने पड़ने होते हैं बाहर, उससे उनकी जान बच जाती है। बहरहाल ये देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हमारे लिए भी हैरानी की बात है कि पहले जर्नल्स ऐसे मामला को पैदा करते हैं, फिर उनकी कब्रों तक को नहीं छोड़ते। ये इसमें सबक भी है उन तमाम लोगों को जो इनके साथ मिलकर गेम्स खेलते हैं कि फिर आपका अंजाम क्या होता है। अब उनकी कब्र तक के लिए जगह जो है वो नहीं छोड़ रही है लाहौर के अंदर। अब चलते हैं जाती उमरा। जाती उमरा से हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं कि हफ्ते के दिन मरियम नवाज साहबा किसी से नहीं मिली। किसी से जब हम कहते हैं तो ये ज़रूर है कि उनके एक दो जो बहुत ही जो ट्रस्टेड लोग हैं पंजाब गवर्नमेंट में, उनसे तो उनकी मुलाकात हो जाती है जब भी वो चाहें, लेकिन उसके अलावा उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। उनका जो अपना एक कंपाउंड है जाती उमरा के अंदर, वो उसी के अंदर रहीं। गालिबन उन्होंने स्विमिंग की, एक्सरसाइज की, एंड दैट्स इट। जो इन्फॉर्मेशन ज़राए हमें दे रहे हैं, उन्होंने कोई जो भी सरकारी एक्टिविटी है, कोई मीटिंग, कोई चीज़ उन्होंने नहीं की। उनके बिहाफ पर वैसे भी जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज़ में गाना पीछे कोई और गाता है, आगे कोई और होता है, प्लेबैक सिंगर और होते हैं, तो जो इस सारे स्क्रिप्ट में प्लेबैक सिंगर हैं वो मरियम औरंगज़ेब हैं। उनकी वैसे भी सारी मीटिंग्स मरियम औरंगज़ेब ही लेती हैं, ये खुद कोई ख़ास मीटिंग्स करती नहीं हैं। हाँ, जहाँ पर फ़ोटो ऑप चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसमें चीफ मिनिस्टर बन के दिखाना है, फीते काटने वो, लेकिन जो भी किसी चीज़ की प्लानिंग है, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ ख़रीदनी है, कोई बसें ख़रीदनी हैं, ये एक नया ड्रामा आया स्मोक ख़त्म करने वाला, वो भी आपके सामने तफसील से रखेंगे। ये सारा स्कैम है, इसमें से कोई स्मोक जो है वो ख़त्म नहीं होनी, और ये सारे का सारा एक और टोपी ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी पब्लिक के साथ किया जा रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जहाँ पर भी कोई चीज़ खरीदनी है, कोई प्रोजेक्ट बनना है, कंसीव होना है, उसका PC1 बनना है, कुछ भी जो भी चीफ मिनिस्टर के असल में काम होते हैं, तो ऐसी तमाम मीटिंग्स जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब करती हैं। इनका काम सिर्फ तस्वीर बनवाना है। अच्छा, आप ज़रा खैर मुख्तसर बात यह है कि वापस आते हैं जो हम बातचीत आपसे कर रहे थे, और वो बातचीत ये है कि मरियम नवाज साहबा जो है उन्होंने हफ्ते का दिन कुछ नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने रिलैक्स किया। वजह वही है आपको जो बताया हमने कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो इस वक्त खौफज़दा हैं कि उनकी ज़िंदगी के साथ या उनके साथ सिक्योरिटी के मामलात पर कुछ ना हो। हमने पहले भी कहा कि अच्छी बात है, उन्हें अपने आप को सिक्योर रखना चाहिए। ये इंतज़ामात अगर वो कर रही हैं या अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर रही हैं, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही बाहर, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद इतवार आ गया। इतवार जो आज था, आज खुसूसी तौर पर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे और वहाँ 3 लोगों की मुलाकात हुई है, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की। अब ये मुलाकात जो है किसी कमरे में नहीं की गई, बाहर की गई, लॉन में। वजह शायद वही है कि उन्हें ख़तरा है कि उनकी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, और जो मुलाकात की गई उसमें हम गुमान कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अंदर एग्जैक्टली क्या डिस्कशन हुई होगी, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए फील ये होता है कि इसमें एक तो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बातचीत होगी। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल बैकलैश आना है, इंतज़ामी बैकलैश आना है, ब्यूरोक्रेसी में से, बाहर जो पब्लिक है उसमें से, अगले आने वाले इलेक्शन में से, जो इसका ज़ाहिर है TLP का जो ऑपरेशन हुआ उससे पहले जो कुछ कर रखा है, जो बूट को इज्जत हो, ये सब चीज़ें अब इकट्ठी होती जा रही हैं। एक एक करके इनका वज़न इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, और अब मेरे ख्याल में उस पर बातचीत हुई होगी तीनों की बैठकर कि इसको कैसे हैंडल करना है। स्पेशली ये जो TLP वाला वाक़या था, ये हम आपको बता सकते हैं। अब ये कंफर्म, ये जो आखिरी जुमला मैं बोलने लगा हूँ, ये बिल्कुल कंफर्म है कि मरियम नवाज़ को भी नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। ये सब यही सोचते थे कि यहाँ से जाएगा, पिंडी में जाके इनके ऊपर कोई शेलिंग वेलिंग, कोई लाठीचार्ज वगैरह, ये किसी के अंदाजे में नहीं था कि इतने बंदे जो हैं वो वहाँ पर मारे जाएंगे। ये सब कुछ अचानक हुआ, जहाँ से हुआ वो आप सबको पता है। अब वो इनको आगे कर रहे हैं। अभी हमने जो खादिम हुसैन रिजवी की कब्र को मुंतकिल करने की खबर दी, उसमें भी आप गौर कीजिए, अब आपको लग रहा होगा कि वो वाकई पंजाब हुकूमत के ज़राए हैं, वो भी लीक कहीं और से होनी है। मैं कोई ज़ियात अनोली साहब को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, उनके पास तो खबर आई, उन्होंने दे दी। अभी वो हो सकता है, और इसमें ये कभी यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि चिड़ियाघर ने, सेक्टर कमांडर ने पंजाब गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉई को, किसी ऑफिसर को कहा हो कि ये खबर लीक कर दो कि पंजाब हुकूमत ये कर रही है, और फिर ये पंजाब हुकूमत से करवाएंगे भी। तो ऐसी सूरत हाल में करवाएंगे सब कुछ पीछे बैठ के वो, लेकिन फंसते ये जाएंगे।
तो हम गुमा कर सकते हैं कि जो मीटिंग थी आज की तीनों के दरमियान, जो इतवार के दिन, और वहाँ किसी को परमिशन नहीं थी जाने की, सिर्फ इनके ख़ानदान के लोग थे, ये हम अपने ज़राए से आपको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन उसमें बातचीत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो जो एक्सटेंशन आने वाली है, क्योंकि अब अगले 2-3 हफ्ते के अंदर उस एक्सटेंशन पर भी कोई फैसला करना पड़ना है, क्योंकि ओवरऑल मेरा ख्याल 4 ही हफ्ते रह गए हैं। तो 2 हफ्ते मेरा ख्याल है जो क्रूशल हैं, अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर अब वो नोटिफिकेशन आना है या नहीं आना, 2 साल का आना है, 5 साल का आना है, उसके ऊपर अब बात होनी। तो आज ये जो मीटिंग हुई, ये मैं आपको अब बता सकता हूँ कि शरीफ ख़ानदान शदीद परेशान था, इस्तराब में था। लेकिन फिर इस मीटिंग को कोई रंग देने के लिए एक टिकर्स निकाले गए कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कुछ ब्रीफिंग दी है कि दोहा के अंदर क्या मुज़ाकरात हुए हैं और किस तरीके से मामला अफ़गानिस्तान के बारे में तय पाए। हालांकि ये झूठ है, उनका इससे क्या लेना देना, उनको ये क्यों ब्रीफिंग देंगे बेचारों को। ये असल में तो जो इनके अपनी फैमिली को अब क्राइसिस आ गया है, मतलब जो फेस कर रहा है इस वक्त नून लीग करेगी TLP वाले मामले पर, और जो शरीफ ख़ानदान करेगा खुसूसी तौर पर, उसके ऊपर बैठकर ये बैठक हुई है। लेकिन फिर टिकर्स चलाए गए कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसका इलाज कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कहने की बात ये है कि ये ज़रा थोड़ा सा सिर्फ एक उसको झुल देने के लिए, चक्कर देने के लिए, या उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए ये टिकर इशू किए गए। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपने अक्सर खबरें सुनी होंगी कि कई दफ़ा पाकिस्तान में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो है वो कैंची अंदर भूल गए या कोई भी औजार अंदर भूल गए और मरीज़ का पेट सी दिया। बाद में जब उसके दोबारा टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड या कुछ भी, तो बीच में से कैंची निकली, फिर ऑपरेशन करना पड़ा, वो कैंची बाहर निकाली, या जो भी औजार अंदर छोड़ दिया था वो निकाला। ये आपने सुना होगा कई दफ़ा। अब इसी तरह का काम DG ISPR साहब से भी हुआ है। DG ISPR साहब ने भी पेट के अंदर कैंची छोड़ दी। एक तरफ मज़ार को मुंतकिल कर रहे हैं, कब्र को मुंतकिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुराना 2020 का ट्वीट जो जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्सप्रेसेस हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस ऑन द सैड, जो उनकी वफ़ात हुई थी अपना अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की, और कहा कि अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में जगह दे, और ये ट्वीट किया। अच्छी बात है, किसी भी की भी वफ़ात के ऊपर आप दुआया कलमात ही कहते हैं, लेकिन आज ये इनको दहशतगर्द तंजीम कह रहे हैं, और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो उनकी जो वफ़ात है उसके ऊपर DG ISPR ऑफिशियली ट्वीट कर रहे हैं, और वो ट्वीट अभी तक डिलीट भी नहीं हुआ। मतलब वो कैंची अभी तक मरीज़ के पेट में है, वो DG ISPR साहब भूल गए कैंची निकालना। तो आज ब्लूपर हुआ है एक और DG ISPR साहब के डिपार्टमेंट का कि कैंची पेट में है, लेकिन मज़ार जो है वो अब दोबारा से इन्होंने शिफ्ट करना है, या अटक या राजनपुर। अब देखते हैं इस पर होता क्या है। कई ये प्लान करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, उसमें जो पब्लिक रिएक्शन होता है उसका खतरा होता है और दूसरी चीज़ें, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि ये करते क्या है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर दोहा की, हम आपको पहले भी दे चुके हैं, मुज़ाकरात तो हो गए, लेकिन अब ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर बहुत बैकलैश आ रहा है कि इमरान खान जब कहते थे बात कर लो तो तकलीफ होती थी। यही DG ISPR जाकर पेशावर में कहते थे कि वो एक शख्स जो बातचीत करवाना चाहता, फर्द वाहद बातचीत करवाना चाहता है। कौन है जो ये इंतशार फैलाना चाहता है, कौन है जो दहशतगर्दों से बातचीत करवाना चाहता है? याद कीजिए DG ISPR ने क्या कुछ कहा था। अब दोहा से खुद ही तस्वीरें लगा रहे हैं, अब वहाँ पर अपने अफसरान भेजे हैं सारे, फिर आखिर पर ख्वाजा आसिफ को भेजा है। मिलिट्री के अपने अफसरान वहाँ पर नेगोशिएशंस करते रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कतर ने कह दिया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ से 4 छिलर मतलब 4 पैसे मिलने की तवक्को है। तो जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ पर पॉलिसी रातों रात चेंज कर लेंगे। तो एक हफ्ता पहले DG ISPR जो हैं वो खड़े होकर पेशावर में कह रहे थे कि जो इनसे बात करेगा, और इतनी दूर चले गए थे कि ग़ज़वा बदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे डाली, इक्वेट कर डाला आज की अफ़गानिस्तान के साथ झड़पों को उसके साथ, और ये यहाँ तक कह डाला कि अगर हर मामला बातचीत से हल हो सकता है तो फिर ग़ज़वा बदर में बातचीत क्यों नहीं की गई थी। जी हाँ, ये तक कह डाला DG ISPR साहब ने, और आज खुद दोहा में जाकर बातचीत कर रहे हैं। ये है तमाम का तमाम कार्रवाई जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो ये आज करते हैं ये कल नहीं करेंगे, जो कल करेंगे वो परसों नहीं करेंगे। कोई एक ज़ुबान नहीं है, कोई एक अमल नहीं है, जो जहाँ से फ़ायदा होगा वो काम कर लेंगे। कोई पॉलिसी नहीं है। ज़िया-उल हक़ कह रहे थे कि तालिबान जो है वो मुजाहिद है और उनकी जंग हमारी जंग है, इस्लाम की जंग है। मुशर्रफ आए तो उन्होंने इन्हीं को बेच दिया पकड़ पकड़ के। उसके बाद कोई और आया तो उसने कुछ, अब आप गौर कीजिए, अब दोबारा फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इनको कहते हैं ये दहशतगर्द है, ये दुश्मन है, इनको जब तक मार नहीं देंगे काम नहीं होगा। उनके DG ISPR कहते हैं बात ही नहीं हो सकती। दोहा में आप खुद ही बात कर रहे हैं, तस्वीरें जारी कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, कोई ज़ुबान नहीं है इनके ऊपर। आज जब आप कहते हैं ना वो इन्होंने पक्का फैसला, कोई पक्का फैसला नहीं किसी चीज़ का। जहां फ़ायदा है 1 मिनट में मुकर जाएंगे। 1 मिनट में जो शख्स समझता है, उसकी वजह यह है कि कोई ख़ानदानी दुकान तो नहीं है ना। बस आप नवाज शरीफ के 100 दफ़ा खिलाफ हूँ, वो भी अपने फ़ायदे के लिए ज़ाहिर है नून लीग फैसला करती है, लेकिन उनको ये तो है ना मैंने दुकान चलानी है। मतलब आज मेरी दुकान है, कल मेरी बेटी ने बैठना, फिर बेटी के बेटे ने बैठना। दुकान है ना, एक चक्कर भी देंगे तो वो चक्कर जो है वो किसी कोई फेस सेविंग रख के चक्कर देने की कोशिश करेंगे, कोई झूठा सच्चा बयानियाँ बनाएंगे। इधर आज DG ISPR हैं, इससे पहले और थे, उससे पहले और थे। ये 2-3 साल में बंदे ने बदल जाना, उसके बाद वो घर अपना गोल्फ खेल रहा होगा, उसको क्या लेना देना इससे।
कियानी साहब को अब क्या लेना देना पाकिस्तान के इन मामलात के अंदर क्या हो रहा है। राहील शरीफ साहब ले गए, कल किसी ने कहा आप राहील शरीफ का नाम नहीं लेते, लेते हैं जनाब। हम ही बार बार कहते हैं कि वो 50 अरब से ज़्यादा की तकरीबन ज़मीन लाहौर में ले गए और उसकी टाइप भी चेंज करवा ली। उस पर मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, आज वक्त नहीं है तो उनका नाम भी लेते। अब वो गए, किसी को याद भी नहीं होगा। शुक्रिया राहील शरीफ, कियानी साहब, वो सब किसी को याद नहीं है, इनका भी याद नहीं रहना। जो आज सेक्टर कमांडर हैं कहीं पर, उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगानी है 4 दिन, उसके बाद वो गए, ख़त्म। मतलब जो भी उनके ज़िम्मे काम लगा वो करके ट्रांसफ़र हुआ, ख़त्म, अगले आए, या वो तरक्की लेके कहीं ऊपर पहुंच जाएंगे, किसी को याद भी नहीं होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये गवर्नमेंट साहब जो हैं हमारी पार्टी में हैं, वो भी सेक्टर कमांडर थे किसी ज़माने में, आजकल MNA हैं। तो आप सबको याद है कि वो सेक्टर कमांडर थे। मतलब उन्होंने तब क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसी को याद है? किसी को याद नहीं, क्योंकि नौकरी का एक टेन्योर है, पूरा किया, ख़त्म, आगे मूव कर गए। तो सियासतदान ने लंबा अरसा हिसाब देना है, इन्होंने कौन सा लंबा अरसा हिसाब देना है? इसलिए इधर कोई, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है लॉन्ग रन में, इसलिए आज क्या कहा है, कल क्या कहा है, आज क्या किया है, आज का असूल क्या है, आज का भाव क्या है, कल का भाव क्या है, स्टॉक एक्सचेंज की तरह चेंज होता रहता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के भी तो कोई कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ सिर्फ अपने मफाद का कानून है। तो अब आपने ये भी देख लिया। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, मैं यही कहूँगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक दफ़ा फिर कत्ल की मुआवनत फराहम करने की कोशिश की है। जी मुझे पता है मैं बहुत सख्त जुमला कह रहा हूँ, सुहेल वड़ाइच साहब को बड़ी आग लगेगी, लेकिन आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग लेस दैन दिस। सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि मौजूदा सेटअप अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए मरियम नवाज़ का नाम फाइनल कर सका है या नहीं। बिलावल अभी इसी ओहदे के लिए उम्मीदवार भी है। हुकूमत में बैठे कई चेहरे भी इसके ख्वाहिशमंद हैं। बहरहाल ये तय होना बाकी है कि सेटअप आइंदा के लिए किसकी फाल निकालेगा, कि इन दोनों में अभी तक किसी का फैसला नहीं हुआ। मरियम तो खैर वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठ गई हैं घर पे, उनकी पार्टी ने तो कह दिया, जावेद लतीफ़ ने, हिना परवेज़ भट्ट ने, कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म मरियम है। शहबाज शरीफ की उन्होंने छुट्टी करवा दी है। दूसरा अहम मरहला, ये ज़रा गौर कीजिएगा, दूसरा अहम मामला इमरान खान की ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये भी कह सकते थे ना कि दूसरा अहम मामला इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का, नहीं, उन्होंने पहला जुमला इस्तेमाल किया ज़िंदगी का है। सुनिए, ये फैसला भी कभी ना कभी करना होगा कि क्या इमरान खान को इसी तरह जेल में रखकर अदम इस्तेहकाम का रिस्क हमेशा बरकरार रखना है, या इस मामले के हल के लिए कोई रास्ता मौजूद है। ज़िंदगी, जेल में इसी तरह रखकर अदम इस्तेहकाम, सो इमरान खान अदम इस्तेहकाम है, और जब तक वो जिंदा है तो अदम इस्तेहकाम है। तो सुहेल वड़ाइच इफेक्टिवली मिलिट्री को बता रहे हैं कि ये राइट टाइम है, TLP के लोगों को मार लिया, इस टाइम कोई एहतजाज नहीं हो रहा, इमरान खान को भी मार दो। मुल्क का जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ है, अभी भी तकरीबन हर जगह ही उनकी हुकूमत थी, लेकिन कम से कम एक सूबे में 2/3 से ज़्यादा की अक्सरियत से अभी उनका चीफ मिनिस्टर बना है। उनके बारे में सुहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी जब तक ख़त्म ना की तब तक अदम इस्तेहकाम ही रहेगा। वाज़े इशारा दे रहे हैं। इससे पहले भी, ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले 17 अगस्त 2025 को भी ये इसी तरीके का एक कॉलम लिख चुके हैं, जिसमें इमरान खान को कत्ल करने का मशवरा ये इस्टेब्लिशमेंट को, मीन जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों को दे चुके हैं। उसमें इन्होंने जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के अंजाम से डराया था और कहा था कि इमरान खान का भी वैसा ही अंजाम हो सकता है। ये जो आइडियाज़ दे रहे हैं बार बार, उसके बाद अल्लाह ना करे किसी का कोई नुकसान होता है, जैसे भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, और उसके बाद जो आज भी बहुत सारे सहाफ़ी मौज़ज़ बन के टेलीविज़न पर बैठते हैं और आप उनके तज्ज़ियात सुनते हैं, हालांकि उनके हाथ भी रंगे हुए हैं उस खून के साथ, वो भी शामिल हैं उस सारे काम के अंदर। तो सुहेल वड़ाइच साहब अपनी माफ़ी लेते लेते इतना नीचे गिर जाएंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था और ख्याल भी नहीं किया था। आखिरी खबर, सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल के लिए एक अहम फैसला किया है, और वो ये है कि अब 25 अक्टूबर को एक बड़ा जरगा बुलाया उन्होंने। जो जरगा होगा वो खैबर में होगा और अक्रॉस पार्टी लाइन होगा, वो कोई PTI का जरगा नहीं होगा, पूरी पश्तून कौम का जरगा होगा, जिसमें जवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, तमाम मशरान होंगे, अमायदीन होंगे और नौजवान होंगे, और एक बड़ा अमायदीन का जरगा मुनक़द होगा। इसमें ANP, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI, नून लीग कुछ नहीं, ये पश्तून कौम जो है, मतलब कि जो वहाँ की लोकल KPK की आबादी है, उसके जो मशरान हैं, वो सारे बैठकर इस जरगे में आगे क्या करना है, KP ऑपरेशंस के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसके बगैर अमन कैसे कायम करना है, इसके ऊपर वहाँ पर भरपूर बातचीत होगी। उम्दा इक़दाम है, जब तक पब्लिक की सपोर्ट शामिल ना हो तो आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, और फिर पब्लिक की पल्स का भी पता होना चाहिए कि वो क्या करवाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, और उनको ये काम करना चाहिए था। और इससे जो भी इसका नतीजा निकलेगा, या इसमें से जो भी राय निकलेगी, जरगे का जो भी फैसला होगा, वो फिर उनको तक़वियत देगा। उनको ब्लैकमेल करना, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना बहुत मुश्किल होगा जनरल साहबान के लिए। जब जरगे का फैसला, मीन पूरी कौम जो है वो एक दफ़ा फिर इस रिजॉल्व के साथ खड़ी होगी कि उन्होंने ऑपरेशन करने देना है, नहीं करने देना, क्या करना है वहाँ पर। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।